दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो कि सच में ही काफी ज्यादा ग्रूसम है। इस केस के विक्टिम और कातिल की कोई भी फोटो मौजूद नहीं है, लेकिन इस केस का जो रियल क्राइम सीन है उसकी फोटो आज भी मौजूद है। लेकिन इस केस को हम लोग शुरू करें उससे पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि आप लोग कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं और सेंसिटिव और ग्राफिक चीजों को अगर आप लोग नहीं देख सकते तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और आप हमारी जाकर किसी और वीडियो को देख सकते हैं। और इस केस से रिलेटेड जो रियल फुटेज हैं वो सच में ही काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो उन रियल फोटोज को यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप लोग उन रियल पिक्चर्स को देखना चाहते हैं तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी, यहाँ पर मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों के पास वो रियल फोटो भेज दूंगा। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी क्राइम स्टोरी और मिस्टीरियस स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 1999 का और जगह थी पोलैंड। और इस टाइम तक व्लादिमीर 26 साल का हो चुका था। ये अपनी माँ और अपनी बहन के साथ कोकेसस पोलैंड में अब रह रहा था। और इसके पिता अब इसके साथ नहीं रहा करते थे, क्योंकि इसके पैदा होने से जस्ट कुछ एक दिन पहले ही इसके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। इसकी माँ ने ही इसका पालन पोषण किया और इसके साथ साथ इसकी बहन को भी पाल पोस कर बड़ा किया। इसकी माँ ने इसे स्कूल में भेजा, उसके बाद कॉलेज में भेजना शुरू किया, जहाँ पर इसने मेडिकल का सब्जेक्ट चुन लिया। लेकिन एक साल बीतने के बाद इसने अपना सब्जेक्ट चेंज करने की सोची और ये साइकोलॉजी की डिग्री करने लगता है। अपनी साइकोलॉजी की डिग्री हो जाने के बाद भी ये बाहर जब नौकरी के लिए घूमता है तो इसे नौकरी नहीं मिलती और ये इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। और इसी बीच उसने अपनी माँ से पूछा कि आखिरकार वो पिताजी से दूर क्यों हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ ने बताया कि उसके पिताजी के पास काफी सारा पैसा है और आज के टाइम में व्लादिमीर की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा दयनीय थी। इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे से अपना गुजारा कर पाए। तो व्लादिमीर के दिमाग में यही बात आई कि यार मेरे पिताजी के पास काफी सारा पैसा था और मेरी माँ की उनके साथ किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, तो क्यों न इस बात का सुलझेड़ा कर लिया जाए और हम लोग भी जाकर हमारे पिताजी के साथ रहने लगते हैं। तो उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता। और व्लादिमीर ने जब इसका कारण पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि जब उसके माता पिता की शादी हो चुकी थी वो आपस में एक ही घर में बड़े ही आराम से रहा करते थे। तो उनके घर पर व्लादिमीर की बहन का जन्म होता है, लेकिन उसके पिता घर पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे जितना कि बाहर। और उसकी माँ ने जब इस बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसी बाहर क्या चीज है कि उसके पिता ज्यादातर टाइम बाहर ही बिताते हैं और अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताते, तो उन्हें पता चलता है कि इसका चक्कर एक और लड़की के साथ चल रहा है जो कि उम्र में अगर देखी जाए तो इनसे 30 साल छोटी है। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और एक टाइम ऐसा भी आया जब व्लादिमीर की माँ ने उसके पिता से ये बात साफ साफ बोल दी कि अगर वो उस लड़की के साथ अपना रिलेशन अगर नहीं तोड़ते हैं तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। व्लादिमीर के पिता ने उस टाइम तो ये बात बोल दी कि वो उस लड़की से बिल्कुल दूर हो जाएगा। लेकिन एक दो हफ्ते बाद ही उसकी माँ को फिर से पता चलता है कि ये बंदा अभी भी वहां पर लगातार उस लड़की के पास जा रहा है। तो उसकी माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आया और इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और इसकी माँ ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि वो उससे अलग हो जाएगी। लेकिन उसके पिता को जब इस बारे में पता चलता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही है, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है और उसकी बेटी भी उसकी माँ के साथ जाने वाली है, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्होंने इतना ज्यादा उन्हें रोकने के लिए जोर दिया। तो आखिरकार उसकी माँ ने यही डिसाइड किया कि इस बंदे को हमारी इतनी परवाह नहीं है तो हम लोग यहाँ से चले ही जाते हैं। और यही बात बोलकर व्लादिमीर की माँ व्लादिमीर के पिता को छोड़कर वापस आ जाती है। तो व्लादिमीर के दिमाग में अब ये बात आई कि यहाँ पर तो मेरा काम नहीं चल रहा है, हो सकता है इतने दिनों तक मेरी माँ मेरे पिता से दूर रही तो मेरे पिता को अपने बच्चों की याद आ रही हो और उनके बच्चे तो हम ही हैं, तो मैं ही जाकर उनसे बात करता हूँ। व्लादिमीर की माँ इस बात से साफ इनकार कर देती है, लेकिन व्लादिमीर फिर भी नहीं मानता कि हमें परिवार की जरूरत है और जैसी हमारी कंडीशन है इसके बारे में तो आप भी अच्छे से जानती हैं। व्लादिमीर की माँ फिर भी व्लादिमीर से यही बात बोलती है कि आज तक हमने जिंदगी काट ली है और आगे भी हम अपनी जिंदगी बड़े ही अच्छे से बिता लेंगे, तुम्हें वापस उस बंदे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन व्लादिमीर इस बात के लिए नहीं मानता और वो वापस जा पहुंचता है अपने पिताजी के पास। वहां पर उसके पिता और उसके दादू अब एक साथ रहा करते थे। उन्होंने अभी कोई शादी नहीं की थी और इस बात को देखकर व्लादिमीर के दिमाग में यही बात आई कि मेरे पिता जरूर अपनी फैमिली से अभी भी प्यार करते हैं। तो वो उनके पास जाता है और आराम से मिलकर सारी चीजें बताता है कि किस तरह से उसका
उसका जन्म हुआ और किस तरह से उसकी माँ जब उनसे अलग हो चुकी थी तो कैसी कंडीशन में उसकी माँ ने उनका पालन पोषण किया। तो व्लादिमीर के पिता उसे देखकर इतने ज्यादा खुश नहीं हुए और उन्होंने सिंपली यही बात कही कि ठीक है, तुम अगर मेरे बेटे हो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, हमारे साथ रहो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। व्लादिमीर वहाँ पर अपने दादू के साथ और अपने पिता के साथ कुछ एक टाइम बिताता है, लेकिन वहाँ पर रहने के कुछ एक दिन बाद ही उसे ये बात फील होती है कि ना तो उसके दादू को और ना ही उसके पिता को इस बात से फर्क पड़ता है कि एक टाइम में उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई थी अपने बच्चों के साथ और आज के टाइम उसका बेटा उनसे मिलने के लिए आया है। तो वो इतने ज्यादा ना तो एक्साइटेड थे और ना ही उनके फेस पर इतनी खुशी दिख रही थी कि उनका बेटा आखिरकार वापस घर पर आ गया है। लेकिन पैसे की कमी व्लादिमीर के पास अभी भी थी। उसके दादू के पास, उसके पिता के पास काफी सारा पैसा था और यहाँ पर आने के बाद व्लादिमीर के पास देखा जाए तो अभी भी पैसे की कमी थी। वो अपने पिता के साथ, दादा के साथ आराम से बैठकर खाना खा लिया करता था, लेकिन इसके अलावा उसके पिता ने उसे कभी भी पैसे नहीं दिए और अगर अभी भी उसे कोई एक्सटर्नल खर्चा करना होता था तो वो अपनी माँ से ही पैसे लिया करता था। व्लादिमीर अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा था कि आखिरकार क्यों उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ दिया था, क्योंकि व्लादिमीर इतना बड़ा हो चुका था, इतने दिनों बाद अपने पिता से मिला था, लेकिन उसके पिता के दिल में बिल्कुल भी उसके लिए प्यार नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने घर पर इसलिए रखे हुए थे क्योंकि वो उसका बेटा था। और इसी बात की खुंदस उसके दिल में लगातार बढ़ती जा रही थी कि यार एक टाइम ऐसा था जब इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, हो सकता है उस टाइम कैसे हालात थे इस बारे में मुझे ना पता हो, लेकिन आज अगर ये चाहे तो इस माहौल को सुधार सकते हैं। लेकिन इसके पिता को अगर देखा जाए तो उसके हाव भाव को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वापस अपनी फैमिली को जोड़ना चाहते हैं, जबकि इनके दिमाग में शायद यही बात चल रही होगी कि ठीक हुआ इसकी वाइफ इसके घर से वापस चली गई और अब ये इस बात को भी फील कर रहा होगा कि पता नहीं ये लड़का यहाँ पर कहां से आ गया। तो इसी तरह व्लादिमीर अपने पिता के घर पर कुछ एक दिन और बिताता है और इसी बीच उसके पिता के लिए व्लादिमीर के दिल में खुंदस और ज्यादा बढ़ गई। और एक टाइम ऐसा भी आया जब व्लादिमीर अपने पिता को बहला फुसला कर अपने घर में मौजूद नीचे तहखाने में लेकर जाता है और वहां पर उसने काफी सारी तैयारियां कर रखी थी। और तैयारी का अनुमान आप लोग इससे लगा ही सकते हैं कि उसके पिता को जैसे ही वो तहखाने में नीचे लेकर जाता है और उसके पिता आगे चले जाते हैं तो पीछे से उसने तहखाने में एक जगह बंदूक रख रखी थी। वो बंदूक उठाई और अपने पिता के ऊपर तान दी, लेकिन जब उसने गोली चलाई तो उससे गोली नहीं चली। व्लादिमीर का पिता भी सामने खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़का मुझसे चाहता क्या है, पहले मुझे यहाँ नीचे लेकर आया, अब मुझे गन दिखा रहा है और जब इस गन को चला रहा है तो इसमें तो गोली है ही नहीं, आखिरकार ये किस तरह का प्रैंक हुआ। लेकिन व्लादिमीर ने अपने पिता को मारने का पूरा ठान लिया था, जिसके तौर पर जब उसकी बंदूक नहीं चली तो उसने वहीं पर रखा एक पेचकस उठाया और अपने पिता के ऊपर उस पेचकस से हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता के शरीर पर तब तक वार किए जब तक कि वो पूरी तरीके से मर नहीं गए। उसने उसकी छाती में जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बार हमला किया और देखते ही देखते व्लादिमीर के पिता ने अपनी जान गंवा दी। उसके पिता ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जब उसने पिछली बार बंदूक दिखाई थी और चलाई थी और वो नहीं चली थी तो वो इसी कंफ्यूजन में थे कि यार ये बंदा चाहता क्या है। और इसी कंफ्यूजन के बीच व्लादिमीर ने एक पेचकस वहां से उठाया और अपने पिता के सीने में घोंप दिया। वो उनके ऊपर काफी बार उस पेचकस से हमला करता है और आखिर में उसके पिता ने अपनी जान गंवा दी। व्लादिमीर ने यहाँ तहखाने में पहले ही काफी सारे जुगाड़ कर रखे थे, जिसके तौर पर व्लादिमीर ने अपने पिता के दोनों पैरों पर रस्सी बांधी और उन्हें उल्टा लटका दिया। अब उसके पिता की मृत्यु तो हो ही चुकी थी, लेकिन व्लादिमीर यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। उसने अपने पिता को वापस उल्टा लटकाया और वहां पर एक फावड़ा रखा हुआ था, उससे अपने पिता की गर्दन अलग कर दी। अब उसके पिता की बॉडी से काफी सारा खून बह रहा था तो उसने एक बाल्टी का भी जुगाड़ कर रखा था और उसने वो बाल्टी उनके शरीर के नीचे लगा दी और धीरे धीरे कर लगभग कुछ एक देर बाद ही वो बाल्टी खून से फुल भर जाती है। व्लादिमीर पूरा का पूरा दिन शायद इसी बात को सोचकर आया था कि उसे यहाँ पर ये सारा काम करना है, जिसके लिए उसने वो बाल्टी जब खून की भर चुकी थी तो उसे साइड में लगाया। उनकी बॉडी के पिछले हिस्से पर 2-3 कट लगाने शुरू कर दिए। ये कट भी अब लग चुके थे तो उनका जो अलग हो चुका सिर था उसे उठाया और अपने कमरे में वो लेकर जाता है। वहां पर लेकर जब वो गया तो शाम होने लगी थी, लेकिन व्लादिमीर को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि अब शाम है, सुबह है या फिर रात है। शाम हो चुकी थी। तब तक उसके दादा भी व्लादिमीर से ये बात पूछी कि कब तक वो लोग खाना खाने वाले हैं, तो व्लादिमीर ने अपने दादू को खाना डालकर दे दिया और ये बात कही कि वो और उसके पिता खाना बाद में खा लेंगे। उसके दादू को इतना ज्यादा शक नहीं हुआ और वो
अपना खाना खाकर जाकर सो जाते हैं। लेकिन व्लादिमीर वापस आता है अपने रूम में और अपने पिता की बॉडी से उनकी स्किन को अलग करने लगता है। इस चीज में उसने अपनी पूरी रात गवा दी, लेकिन सुबह होते होते उसने अपने पिता की सिर की स्किन को उनके स्कल से बिल्कुल अलग कर दिया था और वो बिल्कुल अलग अलग देखे जा सकते थे। उसने अपने पिता के सिर को उठाया जिसकी स्किन उसने पहले ही उतार ली थी और बाहर जाकर गार्डन में उसे दफना दिया। अब वो वापस आता है और उसके पिता की जो फेस की स्किन को उसने उतारा था उसे सुई धागे के साथ सीलने लगता है। उसने उस स्किन को बिल्कुल इस तरह से सील लिया था कि वो एक मुखौटा बन चुका था। और जब उसने वो सुई धागे वाला भी काम कर लिया तो उसने वो मुखौटा उठाया जो कि उसके पिता की स्किन से बना हुआ था और उसे खुद पहन लिया। उसके पिता चश्मा लगाया करते थे तो उसने चश्मा पहना और उसके बाद नीचे मफलर डाल लिया। व्लादिमीर ने अपने पिता की पूरी स्किन को अपने मुंह पर बिल्कुल इस तरह से फिट कर लिया था कि मानो बाहर कोई बंदा अगर उसे देखता है उसे यही लगेगा कि ये व्लादिमीर नहीं जबकि उसके पिता हैं। और ये सारी की सारी तैयारी कर लेने के बाद व्लादिमीर घर से बाहर जाता है और वहां पर एक गार्डन था, वहां पर कुछ एक देर बिताने के बाद वापस आ जाता है। वहां पर कुछ एक लोगों ने गार्डन में व्लादिमीर को देखा था जो कि अपने पिता के फेस की स्किन को मास्क बनाकर पहने हुए था, लेकिन किसी भी बंदे ने इतना ज्यादा ध्यान उसके ऊपर नहीं दिया और उन लोगों ने नॉर्मली यही सोचा कि शायद ये वही बंदा है जो कि यहाँ पर आता है, यानी कि व्लादिमीर का पिता। व्लादिमीर के अंदर अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि उसने अपने पिता की स्किन को इतने साफ तरीके से काटा है और पहना है कि अब उसे कोई पहचान ही नहीं सकता। तो वापस अब वो घर पर आ गया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है जहां पर अक्सर वो उसका दादू और उसके पिता बैठकर खाना खाया करते थे और वेट करने लगता है अपने दादू के आने की। उसके दादाजी वहां पर आकर खाना खाने के लिए बैठ भी जाते हैं तो उन्होंने व्लादिमीर से बात करना शुरू किया। उनकी आंखें कमजोर थी, साफ साफ सारी चीजें नहीं देख सकती थी, तो उसने व्लादिमीर को अपना बेटा समझकर उससे बातें करनी शुरू कर दी और व्लादिमीर से ही ये बात पूछी कि आखिरकार व्लादिमीर कहां पर चला गया है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि वो अपने बेटे से बातें कर रहे हैं। तो व्लादिमीर अपने पिता की आवाज निकालने की कोशिश करता है और अपने दादू के साथ यूं ही बात करने की कोशिश करता है कि मानो व्लादिमीर का पिता ही उनसे बातें कर रहा हो। लेकिन जो उसकी आवाज आ रही थी वो उसके दादू ने पहचान ली थी कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन इस बारे में व्लादिमीर को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो कुछ एक देर और व्लादिमीर के साथ यूं ही बातें करते हैं और अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ चुके थे कि यार ये तो मेरा बेटा है लेकिन बोल मेरे पोते की तरह रहा है। तो उसके दादू ने व्लादिमीर को ये बात बिल्कुल भी नहीं कही कि आज तुम्हारी आवाज बदली बदली सी लग रही है, जबकि वो खाना खाकर वापस चले जाते हैं। व्लादिमीर अब ये सोचता है कि उसके दादू ने भी उसे नहीं पहचाना और वो अपने पिता वाले कमरे में जाकर बैठ जाता है। कुछ एक देर बाद ही उसके दादू उसके कमरे में आते हैं और थोड़ी ही देर बातें करके वो वापस व्लादिमीर के कमरे में चले जाते हैं। लेकिन व्लादिमीर अपने कमरे में था ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने पिता की स्किन पहनकर उनके कमरे में बैठा हुआ था। तो उसके दादू अब तहखाने में जाते हैं जहां पर कि व्लादिमीर ने रात को ये सारा का सारा कांड रचा था और वहां पर जाकर सारा का सारा खून वगैरह देखकर और एक बॉडी को उल्टा लटका हुआ देखकर वो सारी की सारी बातें समझ गए कि आखिरकार जब उसका बेटा उससे बातें कर रहा था तो उसके अंदर से उसके पोते की आवाजें क्यों बाहर आ रही थी। तो वो तुरंत बाहर जाते हैं और अपने पड़ोसियों का दरवाजा जाकर खटखटाते हैं और उन्हें एक ही बात कहते हैं कि तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दो। पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि इनके घर पर कोई खतरनाक कांड रचा जा चुका है तो पुलिस वाले जल्द से जल्द वहां पर आ पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले ही व्लादिमीर को इस बात का पता चल गया कि उसके दादू ने अपने पड़ोस वालों को जाकर इस बारे में बता दिया है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जो कि यहाँ पर नहीं घटनी चाहिए थी। तो व्लादिमीर तुरंत अपने कपड़े उठाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जब वो एक बस स्टैंड पर बस की वेट कर रहा था तो पुलिस वाले वहीं पर पहुंचकर उसे गिरफ्त में ले लेते हैं और जब उसे ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार उसने ये सारी की सारी चीजें क्यों की है, तो उसने बिना घबराहट के ही बताना शुरू किया कि जनाब मेरी माँ मेरे पिता के साथ बड़े ही अच्छे से टाइम बिता रही थी, लेकिन मेरे पिता का बाहर कहीं अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होता है, लेकिन मेरे पिता ने मेरी माँ को मनाने के अलावा उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ ने बड़े ही मुश्किल से हम दोनों बच्चों को पाला और वैसे भी जब मेरी माँ को मेरे पिता ने घर से बाहर निकाला तो उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि इसे एक और बच्चा होने वाला है और उन सारी चीजों में इसका काफी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और इसके ऊपर काफी ज्यादा खर्च भी आने वाला है। तो मेरे पिता ने भले ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया हो लेकिन फाइनेंशियली भी किसी तरह की कोई मदद उन्हें नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा होता हूँ अपने पिता के बारे में अपनी माँ से मैंने पूछताछ करनी शुरू की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस बंदे के पास जाने का कोई भी फायदा नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपने पिता के पास आता हूँ ताकि इतने दिनों बाद अगर वो अपने बेटे को देखते हैं तो उनके दिल में थोड़ा सा तो प्यार
मेरे लिए जाग ही जाए। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा कठोर था कि यहाँ पर मुझे रखे हुए तो था, लेकिन ये भी शायद इसकी मजबूरी रही होगी। इसने शादी मेरी माँ से की, लेकिन जो बच्चों का कर्तव्य था वो इसने बिल्कुल भी नहीं निभाया। मैं पुरानी सारी चीजों को भूल चुका था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये मुझे यहाँ पर इस तरह से रख रहा था कि मानो ये मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। और यहाँ पर रहते हुए भी मेरी माँ मेरा खर्च उठाया करती थी। एक तरफ तो इस बंदे ने मेरी माँ की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसके बाद आज के टाइम में भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने यहाँ पर आकर इसका ये हाल कर दिया। तो पुलिस इस केस के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन इसी बीच पुलिस के हाथ एक और केस आता है जो कि 1 साल पहले हुआ था और अभी तक वो अनसॉल्व्ड था। लेकिन उसमें भी विक्टिम की बॉडी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हाल किया गया था, जिसके तौर पर व्लादिमीर से पूछा जाता है कि यार तूने ये कांड तो रच दिया है, लेकिन इससे पहले क्या तूने इसी तरह का कोई और भी कांड रचा है? और पुलिस कैटरीना केस की पूरी फाइल लाकर व्लादिमीर के सामने रख देती है कि क्या तूने इसी तरह का हाल इस लड़की का भी किया था। वैसे अगर आप लोगों को ना पता हो तो कैटरीना को भी बिल्कुल इसी तरीके से मारा गया था, और अगर आप लोगों ने अभी तक उसका केस नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्लादिमीर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं इस लड़की को नहीं जानता, हाँ मैंने अपने पिता के साथ ये सारी चीजें जरूर की है। तो उसके पूरे के पूरे केस को समझकर उसे कोर्ट भेज दिया जाता है, और वहां पर जज ने जब उसके ये सारे के सारे कारनामे सुने तो उसे 25 साल की सजा सुना दी, वो भी बिना किसी पैरोल के। आज तक हम लोगों ने काफी सारे केस और स्टोरी देखी हैं जहां पर एक सीरियल किलर होता है, उसने काफी सारे लोगों की जान ली और आखिर में उसे जेल में पहुंचा दिया गया। या फिर एक हॉन्टेड हाउस है और उस हॉन्टेड हाउस के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आज की स्टोरी इन दोनों ही चीजों को रिलेट करने वाली है, क्योंकि एक सीरियल किलर था, वो लोगों को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता और वहां पर उनका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता। कुछ एक दिनों बाद सीरियल किलर वाली कहानी तो निपट जाती है, लेकिन बाद में उस घर को बेच दिया जाता है, और जिस व्यक्ति ने वो घर खरीदा वो वहां पर आकर जिन सारी की सारी पैरानॉर्मल चीजों को फील करता है वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक थी। दोस्तों ये कहानी है इंडियाना के एक सीरियल किलर हरबाव मिस्टर की। ये देखने में कोई ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर नहीं था, जबकि इसकी फैमिली थी, बच्चे थे, वाइफ थी और एक हंसता खेलता परिवार था। इसने एक बड़ा सा घर बनवाया जिसके अंदर सारी की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, जिसका नाम इसने फोक्स हेलो फार्म रखा। लेकिन जब यहाँ पर इसका परिवार आकर बस जाता है तो उसके बाद इसके पड़ोसी लगातार एक एक करके गायब होने लगे। इसके आस पड़ोस के लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके जो पड़ोसी गायब हो रहे हैं या फिर उनके परिवार के जो मेंबर गायब हो रहे हैं उन्हें कोई और नहीं जबकि हरबाव ही गायब कर रहा था। और उसके पड़ोसी तो यही बात सोचा करते थे कि ये काफी ज्यादा अच्छा आदमी है, क्योंकि वो बीच में काफी सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करता रहा करता था, और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं गई जिसमें उसने अपने पड़ोसियों को ना बुलाया हो। लेकिन उनके पड़ोसियों का उसके साथ कुछ ज्यादा ही मेल मिलाप बढ़ जाता है। लेकिन लगातार जब उसके पड़ोसी गायब हो रहे थे तो पुलिस वालों के पास लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे, और पुलिस वालों ने जब पूरी तहकीकात की तो आखिर में पुलिस वालों को सारी बातें पता चल गई कि किस तरह से ये लोगों को बहला फुसलाकर अपने घर पर लेकर जाता है और वहां पर बड़े ही बेरहमी से उनकी जान ले लेता है। लेकिन पुलिस वाले जब तक उसके पास पहुंच पाते और उसे अपनी हिरासत में ले पाते उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड करने से पहले एक नोट यहाँ पर छोड़ दिया था जिसमें उसने ये बात लिख रखी थी कि लगातार उसका बिजनेस डूबता जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर जा चुकी है। वो अपने साथ उसके बच्चों को भी लेकर चली गई और अब उसकी जिंदगी पूरी तरीके से वीरान पड़ी हुई है, जिसके कारण वो अपनी जान दे रहा है। लेकिन इस पूरे खत में ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई थी कि उसने कितने सारे लोगों की यहाँ पर जान ले ली और आज के टाइम में वो कहाँ पर हैं। तो पुलिस वाले वहां पर आते हैं और उसके उस फार्म के साइड में जो खाली पार्क पड़ा हुआ था वहां पर अपनी खोजबीन करनी शुरू करते हैं। और वहां पर जब पुलिस वाले अपनी खोजबीन कर रहे थे तो इस खोजबीन में लगभग उन्हें अगले 6 महीने लग गए, क्योंकि यहाँ पर जो आखिर में उन लोगों के पास हड्डियों का ढेर जो इकट्ठा हुआ उसमें 5000 हड्डियां मौजूद थी। We're getting a new look at the Westfield farm where police discovered dozens of
remains from young men back in 1996. और पुलिस वालों ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की, इन सारी चीजों को फोरेंसिक लैब में टेस्ट करवाया, तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये हड्डियां लगभग 30 से 35 लोगों की रही होंगी। और उसके बाद चारों तरफ ये बात फैल गई, न्यूज में भी ये बात आई कि इस तरह फोक्स हैलो फार्म में इतनी सारी इंसानी हड्डियां मिली हैं। और उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है और सभी लोग इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी बंदा ऐसा सामने नहीं आया जिसने इस खबर को सुनने के बाद उस फार्म को खरीदा हो। ये फार्म काफी ज्यादा बड़ा था और जिस डीलर के पास अब ये घर था वो इसे काफी ज्यादा सस्ते रेटों में बेचने के लिए तैयार था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और इस घटना के 8-10 साल बीत जाने के बाद टाइम आया 2006 का, जब रॉब ग्रेव और उसकी वाइफ एक घर ढूंढ रहे थे। डीलर ने काफी सारे उन्हें घर दिखाए, लेकिन कोई भी घर उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि काफी सारे घर तो ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा महंगे थे और काफी सारे ऐसे जो कि सस्ते जरूर थे, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटे थे। और उनका डीलर यूं ही घर दिखाते दिखाते इसी घर में उन्हें ले आता है। यहाँ पर आने के बाद इस पूरे घर को देखकर रॉब और उसकी वाइफ आपस में ये बात करने लगते हैं कि घर तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये काफी ज्यादा महंगा होने वाला है, तो जैसा भी हो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग इस घर को लेने ही वाले हैं। और यूं ही आपस में वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन जब वो लोग पूरे घर में घूमते हैं, वहां आसपास के इलाकों को देखते हैं, तो रॉब को ये बात याद आने लगती है कि इस घर का नाम मैंने पहले भी कभी सुना है। और उस डीलर ने ये बात कही कि जनाब आप लोगों ने इस घर के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि ये वही फेमस फोक्स होलो फार्म है जहां पर एक टाइम में एक सीरियल किलर रहा करता था। और यही कारण है कि आज के टाइम में भी जब इस घर को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो इस घर की कीमत काफी ज्यादा डाउन आ चुकी है। रॉब और विकी आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद डीलर से इस घर के रेट के बारे में जब उन लोगों ने पूछा, तो उन्हें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा सस्ता उन्हें मिल रहा है। और उन दोनों ने ये बात डिसाइड की। पुलिस यहाँ पर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, यहाँ पर जितनी भी हड्डियां वगैरह उन्हें मिलनी थी वो सारी की सारी वो लेकर जा चुके हैं, तो क्यों ना अब हम लोग इसे खरीद लें और इसे अच्छे से सजाकर इसमें हम लोग रहने लगे, क्योंकि काफी ज्यादा ये सस्ता हमें मिल रहा है। और ये बातें आपस में वो लोग करके डीलर से ये बात फिक्स कर देते हैं कि हाँ हम लोग इस घर को लेने के लिए तैयार हैं। उन लोगों ने उस घर को खरीद लिया, अपना सारा का सारा सामान इस घर में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद उनके बच्चे भी इस घर को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि ये एक बड़ा सा घर था जिसके अंदर एक काफी बड़ा स्विमिंग पूल भी था। और स्विमिंग पूल को देखकर बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो वहीं पर पूल में कूद पड़ते हैं, नहाने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। रॉब और उसकी वाइफ भी अब काफी ज्यादा खुश थे और वो लोग इस घर की जो छोटी मोटी रेनोवेशन उन्हें करवानी थी वो लोग उसे करवा रहे थे। उनके बच्चों का भी हर रोज का ये रूटीन बन चुका था कि जो बाहर पार्क है वहां पर पूरा का पूरा दिन खेलना, और जब वो लोग थक हार जाया करते थे तो आ घुसते इसी स्विमिंग पूल में। लेकिन जब वो लोग बाहर गार्डन से खेलकर यहाँ पर आया करते थे तो काफी सारी मिट्टी उनके पैरों में चिपक कर यहाँ पर उनके साथ आ जाया करती थी। उनकी माँ ने काफी बार उन बच्चों को ये बात कही कि तुम्हें बाहर ही सारी की सारी मिट्टी वगैरह छोड़कर आनी चाहिए, अपने पैर तुम लोग बाहर ही साफ करके आया करो। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो लोग उसकी कभी भी इन बातों को नहीं मानते। और उसके बाद विकी को उस सारी की सारी जगह की वैक्यूम क्लीनर के साथ सफाई करनी पड़ती, जो कि यहाँ पर मिट्टी में धंस चुकी है। तो एक दिन इसी तरह वो वैक्यूम क्लीनर के साथ वहां पर सफाई कर रही थी कि तभी उसका ध्यान जाता है कि ये वैक्यूम क्लीनर तो बंद हो चुका है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने पाया कि वैक्यूम क्लीनर का तार सॉकेट से बाहर निकल चुका है। तो वो वहां पर जाती है और वापस उस स्विच को उस सॉकेट में डाल देती है, जिसके बाद आकर वो सफाई करने लगती है। लेकिन 1-2 मिनट बाद ही वो वैक्यूम क्लीनर फिर से बंद हो जाता है। तो उसने फिर से मुड़कर देखा और वहां पर देखते ही उसे पता चलता है कि स्विच की प्लग तो फिर से बाहर निकल चुका है। तो उसने ये बात सोची कि मैंने इतनी ज्यादा ये वायर खींची भी नहीं कि ये स्विच बार बार से इससे बाहर निकल जाता है। तो अब की बार वो जाकर फिर से लगा देती है उसे और वो फिर से वापस आकर वैक्यूम क्लीनर चलाने लगती है। लेकिन कुछ एक देर बाद फिर से वो बंद हो जाता है। उसने फिर से स्विच की तरफ देखा और उसका प्लग बाहर निकला पड़ा था। अब की बार वो वापस जाती है, उस प्लग को स्विच में लगाती है और अच्छे से उसे चेक करती है कि क्या ये इतना ज्यादा ढीला है कि ये बार बार बाहर निकल कर पड़ जाता है। तो वो अब की बार लगाने के बाद वापस आती है और सफाई करने के साथ साथ वैक्यूम क्लीनर के दूसरी तरफ स्विच की तरफ भी देखती है कि अचानक से अपने आप ये ऐसे निकल कैसे जाता है। तो इसी तरह जब वो सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि ये वायर उस स्विच से अपने आप निकल रही है और उस स्विच से ये लगभग 1-1.5 फुट अपने आप दूर जा गिरती है। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और वो वहां से तुरंत बाहर भाग आती
है। और शाम को जब रोब वापस घर पर आता है तो उसने ये सारी की सारी बातें बताई। रोब इस बात पर विश्वास नहीं करता और उसने ये बात कही कि शायद तुम्हें जरूर बहम हुआ होगा। और 1-2 दिन बीतने के बाद वो भी इस बात को भूल जाती है। रोब इस टाइम कार डीलरशिप का काम किया करता था और उसके साथ एक और बंदा काम किया करता था जिसका नाम जो था। ये काफी ज्यादा दूर उस जगह से रहा करता था, जिसके कारण सुबह सुबह जब उन्हें अपनी दुकान पर जाना होता, काम धंधे की वो लोग शुरुआत किया करते थे, तो जो उस टाइम से लगभग 1 घंटे लेट आया करता था। ये बात रोब ने जो से पूछी कि आखिरकार तुम हर रोज इतना लेट क्यों हो जाते हो, तो जो ने कहा कि इस जगह से मेरे घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर दूर की है। मैं पहले काफी बार जल्दी आने की कोशिश कर चुका हूँ और उसमें मेरे पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द यहीं आसपास में एक घर ढूंढ रहा हूं जहां पर मैं रह सकूं। उसके बाद हम लोग टाइम टू टाइम अपना काम पर आ जाया करेंगे। तो रोब ने ये बात कही कि जहां पर अब मैं रहता हूं वहीं पास में ही मेरा एक अपार्टमेंट खाली है, अगर तुम रहना चाहो तो वहां पर रह सकते हो, मैं किराए पर तुम्हें वो अपार्टमेंट देने के लिए तैयार हूं। जो इस बात के लिए तैयार हो गया कि हाँ, मैं ऐसे ही एक घर की तलाश में हूं जो कि मुझे किराए पर मिल जाए और वहां से मैं टाइम टू टाइम अपनी जॉब पर आ पाऊं। तो रोब को भी इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी और उसने जो का जितना भी सामान वगैरह उसे लेकर अपने साथ आना था वो सारा उस अपार्टमेंट में सेट करवा दिया, जो कि बिल्कुल उसके घर के पास में ही था। रोब और जो पूरा दिन मिलकर उसके घर का सेटलमेंट करवाते हैं, सारे के सारे सामान वगैरह को उसके पुराने घर से यहाँ पर लेकर आते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे। जिसके बाद जैसे ही रात होती है तो रोब अपने घर पर जाकर सो जाता है और दूसरी तरफ जो उसे खाना वगैरह खाना था उसे वो तुरंत खाता है और वहीं पर अपने नए अपार्टमेंट में सो जाता है। लेकिन इसी बीच जो को ये फील होता है कि वो एक काफी ज्यादा वीरान इलाके में अब आ पहुंचा है। यहाँ आसपास में कोई भी चीज नहीं, रात का टाइम था और वो घर से बाहर निकल चुका है। अब वो अपने घर की तरफ जा रहा है कि अचानक उसके पीछे एक ऐसी अजीब सी परछाई पड़ जाती है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक थी। वो काफी ज्यादा तेजी से वहां से भागने लगता है और वो लगातार भागता जा रहा था और वो भागते भागते एक दरवाजे से जाकर टकरा जाता है। जैसे ही वो दरवाजे से टकराया तो उसकी नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद उसे पता चलता है कि वो कहीं पर भी गुम नहीं हुआ था, जबकि वो अपने बेड पर ही था और उसे एक भयानक सपना आया था। जिसके बाद वो वापस वहीं अपने बेड पर जाता है और लेट जाता है और लेटे लेटे सोचने लगता है कि आखिरकार यार, मैं सपने में भाग रहा था तो आखिरकार मैं दरवाजे के पास कैसे पहुंच गया। लेकिन जो भी हो, पूरा का पूरा दिन वो काम कर रहा था, जिसके कारण उसके दिमाग पर काफी ज्यादा स्ट्रेस आ गया था और यही कारण हो सकता है कि उसे इस तरह का एक भयानक सपना आया। जिसके बाद उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह हो चुकी थी और वो तैयार होकर अपने जॉब पर चला जाता है। 1-2 दिन यूं ही बीतते हैं, जिसके बाद रोब और विकी ने मिलकर ये बात सोची कि क्यों न हम लोग अपने इस नए से घर को और ज्यादा अच्छे से डिजाइन करें, क्योंकि इसके कुछ एक कोने ऐसे मौजूद हैं जिनको रंग पेंट की जरूरत है। और वो दोनों इस बात की प्लानिंग करके एक दिन रंग पेंट करने भी लगते हैं। लेकिन जिस टाइम रोब वहां पर पेंटिंग कर रहा था अपने उन दीवारों को, तो वहां पर रिकी आ जाती है। ये घर तो रंग पेंट करने के बाद और ज्यादा सुंदर लगने वाला है। और यही छोटी मोटी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इसी टाइम विकी का ध्यान वहां साइड में जो काफी सारे पेड़ पौधे थे उनमें जाती है, जहां पर उसने देखा कि एक आदमी लाल टी शर्ट पहने खड़ा हुआ है और वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से हमारी तरफ देख रहा है। तो उसने ये बात वहीं पर खड़े रोब से कही और रोब ने भी उस आदमी को देखा और आपस में वो लोग यही बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर काफी दिनों बाद रहने के लिए आए हैं। आज से पहले ये घर एक सीरियल किलर का था और ये हो सकता है हमारे आस पड़ोस के लोग हों जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हों। और अब हमें यहाँ पर देखकर इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लोग आखिरकार कौन हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके नए पड़ोसी आ चुके हैं। चलो उनके साथ थोड़ी बातें वगैरह करें और जान पहचान करें कि आखिरकार वो कौन है। और यही बात सोचकर जब वो दोनों अपना पेंट वगैरह का डब्बा वहीं पर रखकर उस आदमी के पास जाने लगते हैं, तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं। वो दोनों ही हैरान थे कि अभी तक ये बंदा हमें देख रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो वो पता नहीं कहां पर चला गया। लेकिन उन लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आपस में यही बातें की कि शायद वो वॉक करने के लिए यहाँ पर आया होगा और जब तक हम लोग यहाँ पर पहुंच पाते उससे पहले ही वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद कुछ एक दिन यूं ही फिर से शांति से बीतते हैं। लेकिन एक रात जब जो अपने घर पर रात का खाना बना रहा था और उसके बाद उसने
खाना वगैरह खा के अपनी जब वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटें धोने ही लगा था कि उसी टाइम जो के दरवाजे पर आकर किसी ने नॉक किया। लेकिन उस टाइम जो के दोनों हाथ बर्तन धोने में काफी ज्यादा बिजी थे, तो उसने बर्तन धोते धोते ही ये आवाज लगाई कि बाहर कौन है, लेकिन बाहर से किसी भी तरह की आवाज नहीं आई, जबकि वो बंदा जो कि बाहर खड़ा हुआ है अभी भी लगातार दरवाजे को खटखटाता जा रहा था। तो जो अपने हाथ धोता है और वहीं पास में टंगे तौलिए से अपने हाथ साफ करने लगता है और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि तब तक वो दरवाजा खटखटाने वाला बंदा और ज्यादा तेजी से दरवाजा खटखटाने लगता है। अभी तक जो ये बात सोच रहा था कि हो सकता है रोब और उसकी वाइफ मुझसे मिलने के लिए आए होंगे, लेकिन ये लोग इतनी ज्यादा हड़बड़ी में क्यों हैं, और यही बात सोचते सोचते उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। उसने सोचा कि हो सकता है ये किसी ने मजाक किया हो, लेकिन मजाक करने वाला बंदा भी इतनी ज्यादा स्पीड से यहाँ से नहीं भाग सकता, क्योंकि जो ने जिस टाइम दरवाजा खोला था उस टाइम तक उसके दरवाजे पर नॉक किया जा रहा था। तो उसने ये बात देखी कि हो सकता है दरवाजा खटखटाने वाला बंदा ऊपर छिप गया हो। तो ऊपर देखा उसने, साइडों में देखा, स्ट्रीट लाइट काफी दूर तक वहां पर जल रही थी, वहां चारों तरफ देख लिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर कौन आया था इतनी हड़बड़ी में, और उसके बाद अब अचानक से गायब हो गया। ये सारी बातें वो बाहर खड़ा होकर सोच ही रहा था कि जो का जो कुत्ता अंदर मौजूद था वो एक कमरे की तरफ देखकर गुर्राने लगता है। जो अब ये नहीं समझ पाया कि यार बाहर तो अभी कुछ भी नहीं था, अब इस कुत्ते को क्या हुआ। और जैसे ही वो अंदर घुसता है तो उसने देखा कि जिस कमरे की तरफ देखकर उसका कुत्ता भौंक रहा है और गुर्रा रहा है, उस तरफ कोई ना कोई इंसान खड़ा है, अंधेरे में खड़ा है, कुछ भी उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। तो उसने उस कमरे की लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही लाइट उसने ऑन की तो वो आदमी भी गायब हो गया। वो उस कमरे के अंदर जाकर पूरे तरीके से देखता है कि यार कोई चोर वगैरह यहाँ पर ना घुस गया हो, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। तो रोब ने ये बात सोची कि यार पता नहीं आजकल मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और काफी सारी अजीबोगरीब चीजें मुझे दिखती रहती हैं। तो उसने तुरंत फिर से रात का अपना खाना बनाना शुरू किया, और उसके बाद जब उन लोगों ने आराम से खाना खा लिया तो वो अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि हर रोज का उनका यही रूटीन था कि खाना खा लेने के बाद वो लोग थोड़ी देर टहलने के लिए निकला करते थे। लेकिन आज की रात जब वो अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने के लिए निकलता है तो कुछ एक दूर घूमने के बाद उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता झाड़ियों की तरफ काफी ज्यादा भौंक रहा है, और कुछ एक देर बाद ही उसका कुत्ता उससे छुटाकर सीधा का सीधा उन झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। जिस तरफ वो कुत्ता जा रहा था, जो ने देखा कि वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है लाल टी शर्ट पहनकर, और हो सकता है वो भी हमारा पड़ोसी ही होगा, तो चलो थोड़ी देर चलकर उससे बातें की जाए। तो जो जब तक वहां पर पहुंच पाता वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। जो भी कंफ्यूज कि यार अब ये बंदा कहां पर गया और इसे जाने दो, मेरा कुत्ता कहां पर है। जिसके बाद वो देखता है कि इसका कुत्ता तो झाड़ियों के अंदर गया हुआ है जहां पर काफी सारे लंबे लंबे पेड़ हैं। तो वो अपने कुत्ते को बुलाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन जो जब उस कुत्ते के पास पहुंचता है, लगभग 10-15 फुट कुत्ता दूर उससे खड़ा था, तो वो कुत्ता जो की तरफ ही भौंकने लगता है, वो उसकी तरफ गुर्राने लगता है, और जो भी कुछ समझ नहीं पाया कि यार मैं तेरा मालिक हूँ, आखिरकार तुम मेरी तरफ ही इस तरह से क्यों भौंक रहा है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो अकेला है, वो पीछे देखने लगता है कि क्या ये सच में ही मुझे ही भौंक रहा है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि एक आदमी काफी ज्यादा भयानक चेहरे के साथ उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसने लाल टी शर्ट पहन रखी है और वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये बात देखते ही जो ने आओ देखा ना ताओ, वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगता है। उसका कुत्ता उससे आगे और जो उससे आगे। वो लोग तुरंत अपने घर पर पहुंचते हैं और उन लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे सारे के सारे बंद कर लिए। वो अपने कुत्ते के साथ वहीं पर बैठ जाता है और पूरी रात एक ही तरफ देखता रहता है कि ये जो अजीब सी चीज मुझे बाहर मिली थी ये अंदर ना आ जाए। जैसे ही अगली सुबह होती है तो रोब तो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जो पूरी रात नहीं सो पाया था, वो सिर्फ और सिर्फ सुबह होने की वेट कर रहा था। और जैसे ही सुबह हुई वो जा पहुंचता है रोब के पास और उसने जाकर सारी की सारी बातें बताई कि यार रात को कुछ ऐसा हुआ, मैं अपने कुत्ते के साथ बाहर घूमने के लिए गया था और वहां पर कुछ एक ऐसी चीजें मुझे देखने को मिली। जैसे ही ये सारी चीजें उसने रोब को बताई तो रोब ने ये बात कही कि यार ये जो लाल टी शर्ट वाला आदमी है ये तो हम दोनों ने भी देखा है। हम लोग अपने घर पर पेंट कर रहे थे, उस टाइम ये हमें दिखाई दिया था। हम लोग जैसे ही इसके पास बातें करने के लिए जाते हैं तो ये वहां से गायब हो गया। और उसके बाद इन सारी चीजों को देखते हुए रोब की पत्नी विकी उनसे इस बारे में भी बात करती है कि एक दिन वो सफाई कर रही थी और उस टाइम उसके वैक्यूम क्लीनर के
साथ क्या कुछ हुआ था। और ये तीनों ही मिलकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उस टाइम जो काफी ज्यादा नींदों में था, तो रोब ने ये बात कही कि तुम आज छुट्टी ही कर लो और आराम से थोड़ी नींद निकाल लो, और उसके बाद तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम दोपहर के बाद अपने काम पर आ जाना। ये बात करके रोब अपने काम पर चला जाता है और जो आकर अपने घर पर ही सो जाता है। लेकिन रात को वापस आने के बाद जब वो अपना खाना वगैरह बना रहा था, खाना वगैरह खाने के बाद फिर से अपने कुत्ते के साथ वो टहलने के लिए निकल पड़ता है। और उस रात उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो वापस जैसे ही आता है अपने कुत्ते के साथ और घर पर सारा का सारा काम कर लेने के बाद जब वो अपने सोफे पर बैठ जाता है टीवी वगैरह देखने के लिए, तो उसका दरवाजा फिर से किसी न किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। और अब की बार जो पूरा कंफर्म था कि ये रोब ही है और कल रात को जो कुछ घटनाएं घटी थी उन सभी को जानने के लिए आया है कि क्या आज रात को भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन आज का माहौल थोड़ा शांत है, तो वो दरवाजे पर जाता है, लेकिन दरवाजा पिछली बार की तरह लगातार खटखटाया जा रहा था। तो उसने वो दरवाजा खोला, लेकिन बाहर फिर से कोई नहीं। इस चीज को देखकर रोब को फिर से यही लगा कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन उसकी रूह तो तब कांप गई जब उसने देखा कि ये जो कुंडा खटखटा रहा था ये अभी भी हवा में ही है। और जैसे ही उसने उस कुंडे की तरफ देखा, वो कुंडा नीचे गिर जाता है और इसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया। जैसे ही वो कुंडा नीचे गिरता है, अब वो काफी ज्यादा घबरा चुका था, तो उसके पीछे से काफी ज्यादा भयानक आवाज आती है। वो तुरंत घूमकर घर के बाहर आ जाता है और उसने देखा कि सामने से एक सफेद कपड़ा उड़कर उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन वो भाग पाता उससे कहीं ज्यादा उस कपड़े की स्पीड थी और उसके पास जैसे ही वो कपड़ा पहुंचता है, वो हवा में ही गायब हो गया। लेकिन ये सारी घटनाएं घट जाने के बाद अब तक जो काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो अपने कुत्ते को लेकर जा पहुंचता है रोब के घर पर। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया और रोब भी पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर आए हो, क्या सब ठीक ठाक है। तो जो ने बताया कि कुछ भी ठीक नहीं है और उसने पूरी की पूरी डिटेल से बातें बताई कि यार मेरे घर के अंदर कुछ एक ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो रोब ने कहा कि तू आ जा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर काफी सारा स्पेस है, तो आराम से सो। लेकिन जो ने ये बात कही कि जिस तरह का माहौल अब मैं देख कर आया हूँ, मुझसे सोया नहीं जा सकता। और इसी बात पर वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और उन लोगों ने सारी की सारी वो डिटेल निकालनी शुरू की कि यहाँ पर इस घर में जो इससे पहले सीरियल किलर रहा करता था, आखिरकार उसने किस किस की जान ली है। और इस चीज के बारे में जानने के लिए जब वो लोग इंटरनेट पर जाकर सर्च करते हैं, तो उन्हें एक बंदा मिलता है जो कि लाल कपड़े पहने हुए था। और उसे देखते ही जो ने ये बात कही कि हाँ यही बंदा है जो कि मुझे काफी बार दिखाई दे चुका है। और इसी बात को विकी भी रिपीट करती है कि हाँ यही वो बंदा है जो कि मुझे भी दिखाई दिया था। जिसके बाद वो तीनों ही आराम से बैठकर वहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं कि यहाँ पर उन सारे लोगों की आत्माएं भटक रही हैं जो कि एक टाइम में उस सीरियल किलर ने मार डाले थे, और किसी भी तरह का ये हमारा नुकसान नहीं पहुंचाने वाले क्योंकि हमने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और इसी तरह की बातें करके वो लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। अगली सुबह होती है और सुबह होते होते वो लोग इस बारे में भी डिस्कस करने लगते हैं कि यार ऐसी क्या चीज है कि इस तरह की हरकतें हमारे साथ हो रही हैं। और बार बार वो आदमी हमें बाहर ही मिलता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लाल टी शर्ट वाला आदमी हमें घर के अंदर दिखा हो। विकी ये बात कहती है कि जब भी उसने उसे देखा है वो झाड़ियों के पीछे उन पेड़ों के पास दिखाई पड़ता है। तो वो तीनों के तीनों उसी जगह पर जा पहुंचते हैं और काफी देर तक वहां पर छानबीन करते हैं कि ऐसी यहाँ पर क्या चीज मौजूद है जिसके कारण वो आदमी यहाँ पर हमें लेकर आना चाहता है। और जब वो लोग वहां पर छानबीन करते हैं तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक इंसानी पैर की हड्डी पड़ी हुई है। तो उन लोगों ने उस हड्डी को देखा और तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया और उन्हें पूरी की पूरी बातें बताई कि जनाब पिछले काफी दिनों से हमारे साथ ये सारी की सारी घटनाएं घट रही हैं। पुलिस वाला वहां पर आ पहुंचता है और उस हड्डी को वो अपनी हिरासत में ले लेता है। जिसके बाद जो और रोब ने ये बात पूछनी शुरू की कि जनाब प्लीज हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग इस घर में रह रहे हैं और इसकी हिस्ट्री हमें पता होनी ही चाहिए। तो उस पुलिस वाले ने ये बात बताई कि यहाँ पर जो सीरियल किलर रहा करता था, यहाँ पर उसने काफी सारे लोगों की जान ली थी और काफी सारे लोगों की जान तो उसने घर के अंदर मौजूद जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर ली थी। सारे के सारे उसके
विक्टिम नहाने के लिए उस पूल में घुस जाया करते थे और उसके बाद ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उस पूल से जिंदा बाहर निकल कर आता। ये बात सुनकर विकी और रोब दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे उसी पूल में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने वो हड्डी पुलिस वालों के हवाले कर दी और पुलिस उन्हें लेकर चली भी जाती है और अगले काफी दिनों तक वो लाल टी शर्ट वाला व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक दिन रोब अपने घर पर आराम से बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी उसे किचन से आवाज आती है, मानो कोई बंदा किसी चाकू को लेकर दीवार पर रगड़ रहा हो। तो रोब ने वहां पर जाकर पाया कि किचन में जितने भी चाकू मौजूद थे वो सारे के सारे एक लाइन में रखे हुए हैं और एक जगह ऐसी भी मौजूद है जहां पर चाकू से काफी सारी लंबी लंबी लाइनें मार रखी है। ये चीज देखकर रोब काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन उसने अपना सारा का सारा पैसा इस घर के ऊपर लगा दिया था। तो उसने ये बात बोलनी शुरू की कि क्या सच में ही यहाँ पर कोई है। पहले तो उसे कोई भी आवाज नहीं आई, लेकिन उसके बाद उसने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया और उसके बाद रिकॉर्ड करना शुरू किया और लगातार बार बार यही बात पूछनी शुरू की कि क्या यहाँ पर कोई है। यही बात 2-3 बार लगातार बोलने के बाद वो उस रिकॉर्डर को बंद कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कोई भूत प्रेत अगर यहाँ पर होगा तो वो इतना ज्यादा तेज मेरी तरह ना बोले, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी बोलता है और मुझे सुनाई नहीं देता है तो उसकी बात इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और उसके बाद मैं बाद में इसे सुन पाऊंगा। वो इसी बात को काफी बार लगातार बोलता है, लेकिन किसी भी तरह का जब उसे रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उस रिकॉर्डर को बंद करके अपने लैपटॉप में ऑन करता है और उसके बाद जो उसने रिकॉर्डिंग सुनी उसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर गया क्योंकि जब उसने ये बात पूछी थी कि यहाँ पर कौन है तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आया था द मैरिड वन। Who keeps walking in the kitchen? Who keeps walking in the kitchen? Who keeps walking in the kitchen? और जब उसने इंटरनेट पर सारे के सारे लोगों के बारे में छानना शुरू किया कि आखिरकार ये द मैरिड वन कौन है, आखिरकार किसका ये नाम था, तो उसने पाया कि ऐसा किसी का नाम भी नहीं था। लेकिन एक अजीब चीज जरूर थी, वो ये कि सारे के सारे जितने भी लोग उसने मारे थे वो सभी अनमैरिड थे और यहाँ पर जो मैरिड बंदा था वो सिर्फ एक ही था और वो था खुद सीरियल किलर हर्बाव मेस्टर। और ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा गया। इस बात का पता चलते ही वो अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है और इसके साथ साथ बताता है जो को, जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। लेकिन जो अच्छी बात थी वो ये कि इन सभी आत्माओं ने कभी भी उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था, जिसके कारण उन्होंने आगे भी इस घर में रुकने का फैसला किया। दोस्तों आज की स्टोरी होने वाली है पेंसिल्वेनिया से, जहां पर मिलर फैमिली रहा करती थी और टाइम 2007 का था जब इनके घर पर एक लड़की होती है। इन्होंने अपनी लड़की का नाम बड़े ही प्यार से क्लेयर एलिना लिनर रखा और धीरे धीरे कर जब ये बड़ी हो रही थी तो इसकी पहले ही एक बहन थी, वो इसका काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती। वैसे इसका खुद इसके पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि बाय बर्थ इसे पैरों की समस्या थी और इसे चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का यूज करना पड़ता था। लेकिन जब भी वो एक जगह पर बैठी होती तो अपनी बहन को बड़े ही अच्छे से लाड़ प्यार करके वो रखा करती थी। वो उसके साथ पूरा दिन खेलती, जो भी उसे खाने के लिए चाहिए वो उसका भी जुगाड़ उसके लिए किया करती थी और इसी तरह एक दूसरे का ध्यान रखते रखते ये दोनों बहनें बड़ी होने लगती हैं। क्लेयर अब काफी बड़ी हो चुकी थी, टाइम 2021 का आ चुका था और अभी तक ये स्कूल जाने लगी थी। लेकिन उसे पता था कि उसकी बहन को चलने फिरने में काफी ज्यादा समस्या आती है, जिसके चलते अब वो उसका ध्यान रखने लगी थी। हेलन बाहर जाकर किसी के साथ नहीं खेल सकती थी क्योंकि उससे भागा दौड़ा नहीं जाया करता था और वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर पर बिताया करते थे। उसके माता पिता हमेशा ये बात सोचा करते थे कि हमारी बेटी को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है, पूरा दिन ये घर पर ही बैठी रहती है, अगर इसे बाहर भी जाना हो। लेकिन उसकी छोटी बहन क्लेयर अब अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखा करती थी। वो जब भी सुबह घूमने के लिए जाती तो उसे उसकी व्हील चेयर पर बैठाकर अपने साथ लेकर जाती और जहां पर भी उन्हें घूमना वगैरह होता, पार्क में जब भी वो जाती तो उसे अपने साथ ले जाती, वहां पर जाकर उसे कहीं पर भी छोड़ देती और उसके बाद पार्क में उसके सामने ही खेलने लगती। जब भी उसकी बहन हेलन को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उसके पास आ जाती। इसी तरह वो लोग वापस आ जाते। शाम को जब भी उन्हें कहीं पर घूमने के लिए जाना होता तो कभी भी क्लेयर अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ा करती थी, जबकि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करती थी। और इसी तरह क्लेयर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी बहन के साथ बिताने लगी। दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स भी अपनी बेटी हेलन
हेलन के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करते थे कि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो हमें कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़नी है जिससे इसे ये फील हो कि अगर उसके पांव होते तो पता नहीं वो क्या कर लेती, जिसके चलते सारा का सारा परिवार उसका काफी ज्यादा ध्यान रखा करता था। हेलन को भी पेंटिंग बनाने का काफी ज्यादा शौक था। इसके अलावा उसका ये भी शौक था कि वो अलग अलग तरह के काफी सारे स्टैचू बनाया करती थी और इन सारी चीजों में उसकी मदद करती उसकी छोटी बहन क्लेयर। दूसरी तरफ क्लेयर को टिकटॉक पर वीडियो बनाना पसंद था और वो वहां पर तरह तरह की अपनी वीडियो बनाया करती थी, लेकिन उसकी लगभग सारी वीडियो 1000-1500 व्यू पर आकर रुक जाया करती थी और इस चीज के ऊपर क्लेयर ने भी कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दी जिसके अंदर एक जिराफ लाल रंग से सना हुआ था और उसके व्यूअर्स ने ये बात सोची कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे घटना घटी है जिसके कारण ये डोल जैसा दिखने वाला जिराफ लाल रंग का दिखाई दे रहा है और वो लोग पूरा उसे देखते, जिसके बाद धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो वो वीडियो इसकी वायरल हो जाती है। अब क्ले को ये बात लगने लगती है कि अगर मैं इसी की तरह की काफी सारी और भी वीडियो डालती हूँ तो मेरी वो बाकी सारी वीडियो भी वायरल हो जाएंगी और उसके बाद मेरे फ्लोवर बढ़ जाएंगे और अब वो अपना पूरे तरीके से ध्यान टिकटॉक पर देने लगती है। वो इसी तरह के काफी सारे और भी ऐसे वीडियो बनाने लगी जिसके ऊपर काफी सारे व्यू आए और इसी बीच उसने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर उसके पिता एक अजीब सी ड्रेस पहनकर डांस कर रहे थे। ये वाली वीडियो भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है और उसके बाद तो क्लेयर के बस दिमाग में यही बात थी कि पूरा दिन फोन उठाकर घूमना और जैसे ही कोई वियर्ड सी चीज उसके सामने आती है, कोई अजीब सी चीज होती है तो उसकी वीडियो बनाकर उसे टिकटॉक पर डाल देना। और ऐसी ही वीडियो जब वो लगातार डालती रहती है तो धीरे धीरे कर कुछ एक दिनों बाद ही उसके फॉलोवर लगभग 11,000 हो जाते हैं। और उसके बाद क्लेयर एक दिन अपने पिता की वीडियो बनाने लगती है जिसमें वो अपना कुछ काम कर रहे थे और उसमें वो उन्हें डांटने लगती है। डांटते डांटते उसने ये बात कही कि आप घर से बाहर चले जाइए और ये वीडियो भी उसने टिकटॉक पर अपलोड कर दी। उसके बाद उसकी वो वीडियो भी वायरल हो जाती है और इसी बीच उसने ये बात भी देखी कि उसने जो जिराफ वाली वीडियो अपलोड की थी वो अभी तक सबसे ऊपर है, तो क्यों न वो इसी तरह की काफी सारी और भी वीडियो अपलोड करे। और उसके बाद उसने कुछ एक ऐसी वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उसने लाल रंग बिखेर रखा था और उसके नीचे ये बात लिख दी कि ये मेरा खून है, आज मैं कुछ एक अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी और वहां पर वो सारे कारनामे करते हुए मेरा हाथ कट जाता है और उसके बाद नीचे फर्श पर देखो कितना सारा खून बिखर गया। ये वीडियो जैसे ही उसने टिकटॉक पर डाली तो ये वीडियो भी उसकी वायरल हो जाती है और अब तो क्लेयर को ये बात समझ आने लगी थी कि उसकी ऑडियंस क्या चाहती है और वो उसी तरह की वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करने लगती है। लेकिन जब वो ऐसे ऐसी वीडियो डालने लगती है तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसके फॉलोअर 20,000 हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन हेलन को ये सारी वीडियो बनाना, उसको इस तरह वीडियो बनाते देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते उसने अपने माता पिता से ये बात कही कि उसकी बहन काफी अजीबोगरीब वीडियो टिकटॉक पर बनाकर डालती है और पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि ये किस तरह की बातें वहां पर लिखती है। तो उसके माता पिता ने उसे काफी ज्यादा धमकाया कि बेटा तुम अच्छी वीडियो यहाँ पर डाला करो और जिस तरह की तुम वीडियो डाल रही हो आखिरकार इसका मतलब क्या है। लेकिन जब उसने ये चीज देखी कि बड़ी मुश्किल से मेरे फॉलोवर अब बढ़ने लगे थे, रीच काफी अच्छी आने लगी थी, लेकिन इसी बीच मेरी बहन ने जाकर मेरी शिकायत मेरे माता पिता के सामने कर दी, तो आखिरकार ये चाहती क्या है। पूरा का पूरा परिवार इसे प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ, मेरे माता पिता मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि इसके ऊपर देते हैं और अब मुझे थोड़ा प्यार इंटरनेट की तरफ से मिलने लगा है तो इसे इस चीज में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो अपनी बहन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और इसी तरह वो अपना काम करती रहती है। लेकिन उसकी बहन इन सारी चीजों को देखकर उसे समझाने लगती है कि जिस तरह का तुम काम कर रही हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक तो तुम्हारे खुद के लिए, दूसरा तुम्हारे दिमाग के लिए, क्योंकि जिस तरह के तुम काम करोगी इसी तरह के ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे और वैसे भी तुम क्या कंटेंट बना रही हो, तुम्हारी जो वीडियो देखेंगे लोग आखिरकार वो इससे सीखेंगे क्या। और इसी तरह की काफी सारी बातें वो क्लेयर से कहती है, लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे क्या समझा रही है। वो लगातार इसी तरह अपनी वीडियो अपलोड करती रहती है और यूं ही टाइम बीतने के साथ साथ उसके अब फॉलोवर लगभग 25,000 पहुंच चुके थे। तो उसकी बहन ने जाकर फिर से अपने माता पिता से ये बात कही कि ये लड़की मानने वाली नहीं है, मैंने इसे काफी ज्यादा समझा लिया है लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसके बाद क्लेयर के माता पिता ने उसे काफी ज्यादा धमकाया, एक बार तो उसका फोन भी छीन लिया था लेकिन बाद में उसे वापस कर दिया और क्लेयर ने ये बात कही कि ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन क्लेयर के दिमाग में ये था कि वो ये सारी चीजें जरूर करेगी, लेकिन इस बारे में अब अपने घर वालों को
नहीं पता चलने देगी। और उसके बाद टाइम आता है 22 फरवरी 2021 का, जब रात का टाइम हो चुका था। मिलर फैमिली के सारे लोग खाना खा चुके थे और उसके बाद अपने अपने रूम में जाकर सो चुके थे। क्लेयर और उसकी बहन हेलन भी अपने रूम में जा चुके थे और उन्हें जाए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। क्लेयर ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए ये बात सोची कि ये अब आराम से सो चुकी है और अब मैं अपनी टिकटॉक वीडियो आराम से बना सकती हूँ, और वो जाकर टिकटॉक वीडियो बनाने लगती है। लेकिन उसकी बहन अभी भी नहीं सोई थी, वो सिर्फ लेटी हुई थी और उसने मुड़कर जब देखा कि ये तो लड़की फिर से टिकटॉक वीडियो बनाने लगी है, ये मानने वाली नहीं है, तो उसने फिर से उसे समझाना शुरू कर दिया। और अब की बार क्लेयर काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी इस बात को लेकर कि ये लड़की आखिरकार चाहती क्या है, मैं थोड़ी सी फेमस क्या हो रही हूँ, ये मेरे इन सारे कामों के बीच में काफी सारे रोड़े अड़ा रही है। और उस टाइम उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार वो क्या कर रही है। वो अपनी बहन के पास जाती है और उसे धमकाने लगती है कि ज्यादा ज्ञान मुझे मत दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन हेलन उसकी बड़ी बहन थी, उसने फिर से उसे समझाना शुरू किया कि जो कुछ तुम ये कर रही हो, ब्लड वगैरह अपनी वीडियो में जो दिखा रही हो, ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। जो तुम्हारा दिमाग है वो इससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन क्लेयर के दिमाग में इस टाइम एक ही बात आ रही थी कि दूसरी तरफ 25,000 उसके फॉलोवर उसकी वीडियो का वेट कर रहे हैं। और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, तो अब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और सीधा किचन में जाती है। वहां से एक चाकू उठाती है, वापस अपने रूम में आती है और चाकू को साइड में रखकर वहीं पर जो तकिया रखा हुआ था उसे उठाकर अपनी बहन हेलन के मुंह पर रख देती है। हेलन इस टाइम अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों का तो यूज कर रही थी, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे कि वो खड़ी होकर थोड़ा साइड में चली जाए या फिर उससे दूर हो जाए। लेकिन क्लेयर के हाथ भी ठीक थे और पैर भी ठीक थे, जिसके चलते उसने वहीं पास में रखा एक तकिया उठाया और उसके मुंह पर रख दिया और उसके बाद उसे दबाने लगती है। लेकिन हेलन अपने दोनों हाथों से उस तकिए को जब दूर करने लगती है तो क्लेयर ने वहीं पास में रखा वो चाकू जो कि अभी अभी वो किचन से उठाकर लाई है, उसे उठाकर अपनी बहन के गले पर मारने लगती है। और काफी बार उसने उसके गले पर वार किया। कुछ एक देर बाद ही उसके गले से काफी सारा खून निकलता है और पूरे बेड पर फैल चुका था। और इस घटना के बाद क्लेयर साइड में बैठती है और एक लंबी सी सांस लेती है। सांस ले लेने के बाद जब उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारा खून बिखर चुका है तो उसने पुलिस के पास कॉल किया और उसके बाद पुलिस वालों को बताया कि मैं और मेरी बहन रात को आराम से कमरे में सो रहे थे, लेकिन मैंने उसे बड़े ही बुरे तरीके से मार डाला है। पुलिस वालों ने जब ये कॉल सुनी तो पहले तो उन्हें ये बात लग रही थी कि शायद हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, लेकिन क्लेयर ने पूरा का पूरा अता पता अपना बताया था कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं और ये कांड यहाँ पर हुआ है। जिसके बाद पुलिस वाले सीधा का सीधा जा पहुंचते हैं उसी घर पर कि हो सकता है ये कोई फेक कॉल ना हो जबकि ये असलियत हो। लेकिन जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं उस घर के पास में तो उन्होंने पाया कि अब रात के लगभग 1:30-2 बज चुके हैं और एक लड़की अपने घर से बाहर खड़ी हुई है और वो पुलिस वालों को ही हाथ देकर अपने पास बुला रही है। पुलिस वाले जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उसने ये बात बताई कि हाँ, मैंने ही आप लोगों के पास कॉल किया था और मैंने अपनी बहन को मार डाला है। पुलिस वाले जब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने देखा कि वहीं पास में जो बर्फ मौजूद है वो लाल रंग से सनी हुई है। और कुछ एक देर तक उसे देख लेने के बाद जब वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो अंदर से क्लेयर के माता पिता भी बाहर आ जाते हैं कि आखिरकार हमारे यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बेटी ने हमारे पास कॉल किया था, इसने बताया है कि इसने अपनी बहन को बड़े ही बेरहमी से मार डाला है। क्लेयर के माता पिता क्लेयर से पूछते हैं कि आखिरकार ये पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं और क्लेयर ने अपने माता पिता से भी कहा कि हाँ, मैंने ऐसा ही कुछ किया है। जिसके बाद पुलिस वाले जैसे ही उस रूम में पहुंचते हैं क्लेयर के, जहां पर वो और उसकी बहन रात को सोया करते थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो चारों तरफ खून फैला हुआ है। और जब उन लोगों ने जाकर हेलन को चेक किया तो उन्होंने पाया कि ये चाकू अभी भी इसकी गर्दन में फंसा हुआ है। उन लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की क्योंकि ये कत्ल कुछ एक देर पहले ही हुआ था और पुलिस वालों को ये अंदाजा था कि हो सकता है हम लोग इसे CPR देते हैं तो हो सकता है इसकी जान बच जाए। लेकिन पुलिस वाले सारी की सारी अपनी मशक्कत कर चुके थे और आखिर में उन्होंने यही बात कही कि ये अपनी जान गंवा चुकी है। जिसके बाद उन्होंने क्लेयर को अपनी हिरासत में ले लिया और वो उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं। और कुछ एक पुलिस वाले वहीं पर अपनी तहकीकात करने लगते हैं। उन्होंने देखा कि जो इनका ये गद्दा है ये पूरे तरीके से खून से अब
सन चुका है और इस लड़की के गले पर काफी सारे चाकुओं के वार किए गए हैं, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और हेलन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले क्लेयर को अपने साथ लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाने के बाद उससे जब पूछताछ उन लोगों ने करनी शुरू की तो क्लेयर ने सारी बातें बताई कि मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाती हूँ, मेरी कुछ एक इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने ब्लड स्पॉट दिखाए हुए थे, तो मैंने उसी तरह की और वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन मेरी बहन को इन सारी चीजों से काफी ज्यादा दिक्कत थी, जिसके चलते मैंने उसे ही मार डाला। और यहाँ पर आने से पहले और आप लोगों के पास कॉल करने से पहले मैंने उस सारी चीजों की वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर आज तक मैंने आप लोगों को सिर्फ फर्श पर पड़ा हुआ खून ही दिखाया है या फिर कोई ऐसा टॉय दिखाया है जो कि ब्लड में पूरी तरीके से भीगा हुआ हो। लेकिन आज का आप लोग पूरा का पूरा ये मंजर देखिए कि एक डेड बॉडी भी यहाँ पर मौजूद है और उसने उस सारी घटना की वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक पर डाल दी। और पुलिस वालों ने जब इसके बारे में और ज्यादा पूछताछ करनी शुरू की कि तुमने आखिरकार ये सब क्यों किया, तो क्लेयर का कहना था कि ये सारी चीजें मैंने व्यूज के लिए की हैं। एक तो मेरी बहन मुझे वीडियो बनाने नहीं देती थी, दूसरा मेरा कंटेंट ही कुछ इस तरह का था, तो मैंने अपनी बहन को ही एक विक्टिम के तौर पर यूज किया और आज मेरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और ये वीडियो अपलोड कर लेने के कुछ एक देर बाद ही काफी ज्यादा बुरे तरीके से वायरल हो जाती है। क्लेयर के माता पिता बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्लेयर और उसकी बहन के बीच तो काफी ज्यादा प्यार था, तो ये आखिरकार आप इसमें इस तरह से लड़ाई क्यों कर बैठी। और लड़ाई भी नहीं, जबकि इस तरह का इन्होंने एक काफी ज्यादा भयंकर कांड रच दिया। लेकिन क्लेयर का सिर्फ एक यही कहना था कि मुझे टिकटॉक पर वीडियो डालनी थी, वो मुझे मना कर रही थी और मुझे काफी सारे व्यू की जरूरत थी। जिसके बाद उसकी वीडियो इतने भयानक तरीके से वायरल होती है, लोगों ने उसे आगे से आगे शेयर किया कि वो रातों रात मिलियन क्रॉस कर जाती है। हाँ, क्लेयर को काफी सारे व्यू जरूर मिले, लेकिन इसके बदले उसे अपनी बहन को गंवाना पड़ा। और क्लेयर के माता पिता अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी बेटी जो कि आपस में इतना ज्यादा एक दूसरे से प्यार किया करती थी, वो सिर्फ व्यू के चक्कर में अपनी खुद की अपाहिज बहन को इतना बेरहमी से कैसे मार सकती है। लेकिन ये सारा कांड हो चुका था और पुलिस वालों को भी सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी थी, जिसके बाद क्लेयर को कोर्ट में पेश किया जाता है। और वहां पर जज ने जब उसके इन सारे कारनामों को सुना तो पहले तो उसे ये बात लगने लगी कि जरूर ये लड़की दिमागी तौर पर सटकी हुई है, जिसके चलते उसका मेडिकल करवाया जाता है। लेकिन आखिर में केस का रिजल्ट ये सामने आया कि क्लेयर को 40 साल की सजा सुनाई गई। Lancaster County judge has ruled a teen accused of killing her sister will be staying in Lancaster County until her trial. क्लेयर के माता पिता की सिर्फ यही 2 बेटियां थी, जिनमें से एक बेटी ने तो अपनी जान गंवा दी और दूसरी आज के टाइम में जेल जा पहुंची, जिसके बाद पीछे से उन दोनों माता पिताओं का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया और उन्हें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार एक व्यू के चक्कर में उनकी खुद की बेटी ने अपनी ही बहन को क्यों मार डाला। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।